सो डिस्कस करेंगे आज हम रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, जो कॉमर्स में बिल्कुल एंट्री ले रहे हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो एक चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो है एंट्री बनाना, ट्रांजैक्शन को एंट्री में कन्वर्ट करना। बिजनेस में होने वाले जो लेन देन होते हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना होता है, और रिकॉर्ड करने की एक तरकीब होती है, कला होती है। और बेसिकली आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो अकाउंटिंग होती है वो डबल एंट्री सिस्टम पर होती है। किस पे होती है? डबल एंट्री सिस्टम पे होती है। और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि लिखने की एक कला, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की एक टेक्निक। अब इस टेक्निक में आप समझिए कि जैसे देखिए, मैं आपको इसको एक पहले तो एग्जांपल बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले भी मैं ये टॉपिक पहले ले चुका हूँ। आप लोग अगर प्रॉपर कोर्स करेंगे, रिकॉर्डेड कोर्स करेंगे, सीक्वेंस वाइज क्लासेस देखेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप ये कर पाएँ। कितना ही मॉडर्नाइजेशन हो जाए, कितना ही टूल्स आ जाए, कितना ही सॉफ्टवेयर हो जाए, कितना ही ऑटोमाइजेशन हो जाए, बेसिक्स बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स आने ही चाहिए। अगर बेसिक्स नहीं आएँगे तो आप ना तो चीज़ें कर पाएँगे, ना उनको समझ पाएँगे। सो बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम, याद रखिएगा, ठीक है? और ये जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको। मान लो इसमें अ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तफज़्ज़ुल स्टार्टेड बिज़नेस विथ रुपीज़ 3 लाख एज़ कैपिटल। अब देखिए, इसे कहते हैं ट्रांज़ैक्शन। ये जो मैंने आपके सामने एक सिंपल लाइन लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं ट्रांज़ैक्शन। क्या कहते हैं? यहाँ मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ट्रांज़ैक्शन। अब अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसने कॉमर्स पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अगर आप इस लाइन को उसको बोलोगे कि भाई पढ़ के समझा, तो वो समझा देगा कि तफज्जुल ने बिज़नेस शुरू किया 3 लाख रुपए की पूँजी लगा के, कैपिटल लगा के। लेकिन जब आप एक कॉमर्स वाले को इसको रीड करना बताओगे, तो कॉमर्स वाला इसको ऐसे रीड करेगा। कैसे रीड करेगा? कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख टू कैपिटल। अब आप ये उम्मीद सिर्फ़ कॉमर्स वाले से रख पाओगे या उस व्यक्ति से रख पाओगे? कॉमर्स वाले का मेरा मीनिंग है उस सीखे हुए व्यक्ति से रख पाओगे जिसने ये डबल एंट्री सिस्टम सीखा है। आई एम नॉट कंपेयरिंग कि भाई यार कॉमर्स वाले का मतलब कॉमर्स वाला, कॉमर्स सब्जेक्ट जिसने पढ़ा है। जिसने अकाउंट्स पढ़ा है, जिसने अकाउंट्स सीखा है, चाहे वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से क्यों नहीं आया हो, वो ये इसको ऐसे रीड करेगा। और ये कहलाती है डबल एंट्री सिस्टम, ये कहलाती है एंट्री। क्या कहलाती है? एंट्री। जर्नल एंट्री कहते हैं इसको। ये एंट्री है। और ये एंट्री बनाना, इसके रूल्स होते हैं। एंट्री आपको ये तभी आप बना पाओगे, तभी इसको जान पाओगे जब आप इसको थोड़ा डिटेल में जाओगे, इसके रूल्स से इसको समझोगे। रूल्स मेकिंग आपको अगर आती है, रूल से अगर आप एंट्री बनाना सीखोगे, तो आप इसको ईज़िली कर पाओगे। चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंट्री कैसे बनाई जाती है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी बिज़नेस में जो अकाउंट्स होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है एक्सपेंस, दूसरा प्रकार होता है इनकम। इनकम, एक्सपेंस यानी खर्चों के खाते, इनकम के खाते। तीसरा होता है कैपिटल एंड लायबिलिटी। कैपिटल तो ओनर ने जो पैसा बिज़नेस को दिया वो कहलाता है, और लायबिलिटी जो बाहरी लोगों ने बिज़नेस को कुछ दिया वो कहलाता है। और चौथा अकाउंट होता है एसेट्स, बिज़नेस की अपनी संपत्तियाँ। तो आप ये मान के चलिए, अकाउंट्स कितनी प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब आपको इनको ऐसे समझना है
कि मैंने इन चारों में 2 विभाजन कर दिए हैं, इनको 2 पार्ट में लिख दिया है। ये दोनों का अपना जोड़ा होता है, इनकम एक्सपेंस की आपस में लड़ाई चलती है। चलती कि नहीं चलती? इनकम और एक्सपेंस की आपस में क्या चलती है? लड़ाई चलती है। और एसेट और लायबिलिटी का आपस में क्या चलता है? झगड़ा चलता रहता है। ठीक है? वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। और देखिए एसेट और लायबिलिटी में तो कोई बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल होते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस में बड़ा छोटा हो सकता है, याद रखिएगा। तो देखिए अकाउंटिंग हम नॉर्मली पीरियोडिक बेसिस पर करते हैं, तो हम जनरली अकाउंटिंग में एक फाइनेंशियल ईयर को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करते हैं, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होती है एंड 31 मार्च को होता है। तो याद रखिएगा, जब आपकी इनकम बड़ी हो, बड़ी का मतलब ज्यादा हो, इनकम मोर देन एक्सपेंस, तो ये पोजीशन कहलाती है कि आप प्रॉफिट में हो भैया, आपने क्या कमाया है? लाभ कमाया है बिजनेस में। इनकम अगर ज्यादा है किससे? एक्सपेंस से, तो लाभ की पिक्चर में हैं आप। और जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो, किससे? इनकम से, तो भैया आप किस में हो? लॉस में हो। और बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस बिजनेस के 2 पहलू है जो होंगे ही होंगे। कभी हानि होगी तो कभी लाभ होगा, याद रखिए, हमेशा ध्यान देना। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट? इट इज सो सिंपल। टोटल ऑफ योर इनकम एंड आफ्टर दैट आप अपने एक्सपेंस की टोटल को उसमें से माइनस करो, प्रॉफिट आ जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू नो योर लॉसेस? इट्स सो सिंपल। आपके सारे खर्चे और सारे जो एबनॉर्मल लॉसेस है उनको जोड़ो और आपकी इनकम को उसमें से घटाओ। अगर वो हिस्सा बड़ा है एक्सपेंस वाला, तो लॉस में हो आप। वैसे बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, लेकिन बिजनेस को लॉस भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर ईयर में। लाभ और हानि 2 पहिए हैं, 2 पहलू हैं इस सिक्के के, बिजनेस के सिक्के के। कभी वो सिक्का आपके फेवर में गिरेगा, कभी आपकी अपोजिशन में गिरेगा। रोहित शर्मा के जैसे नहीं कि 14 बार उल्टा ही गिरे। ठीक है, अब आप यहाँ समझिए, 14 बार अगर बिजनेस में सिक्का उल्टा गिर गया तो आप खड़े नहीं रह पाओगे उसके जैसे, आपको बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा। तो फेवर में ज्यादा गिरना चाहिए ये सिक्का, कौन सा वाला? लाभ वाला। हानि में नहीं गिर सकता, हानि में गिरा नहीं कि खेल खत्म है आपके, याद रखिए। ठीक है, लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। अब आप ये समझिए कि मैं आपको अब क्या बताने वाला हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बिजनेस के 4 तरह के अकाउंट होते हैं: एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल एंड लायबिलिटी और असेट। एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा, एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा आपको उसको क्या करना है? डेबिट करना, याद रखिएगा। और अगर एक्सपेंस किसी वजह से कम हो रहा है, आपको उसको कम करना पड़ रहा है, तो आप उसको क्या करिए? क्रेडिट करिए। सिंपल है, ये रूल है, याद रखिएगा डेबिट क्रेडिट के। खर्चे बढ़ने पर उन्हें क्या किए जाते हैं? डेबिट किए जाते हैं। घटने पे क्रेडिट किए जाते हैं। अच्छा, शायद कभी घटे ही नहीं, शायद खर्चे को कभी आप अपनी बुक्स में क्रेडिट करो ही नहीं, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि क्यों घटेंगे? सब खर्चे तो खर्चे होते हैं, होंगे तो बढ़ेंगे, मतलब सीधी सी बात है। तो मैक्सिमम केसेस में आपको एक्सपेंसेस डेबिट होते हुए नजर आएंगे। इनकम याद रखिएगा, बढ़ने पर उल्टा किया जाता है। उल्टा मतलब क्रेडिट किया जाता है इनकम को। और इनकम अगर आपकी कम हो रही है, घट रही है, किसी वजह से आपको कम करनी पड़ रही है, तो आप इसको डेबिट करोगे। इनकम भी बढ़ेगी बढ़ेगी, राइट? मतलब इन दोनों परिस्थितियों में एक्सपेंस भी बढ़ते हैं और इनकम भी बढ़ती है, तो एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करो, इनकम को हमेशा क्रेडिट करो। कुछ परिस्थितियों में रिवर्स हो सकता है। लाइबिलिटी और एसेट के पलड़े दोनों तरफ चलते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, ये दोनों होते रहते हैं। बिजनेस में लाइबिलिटी जनरेट होती है, पहले लोन लिया, फिर धीरे धीरे लोन का रीपेमेंट कर रहे हो तो कम भी हो रही है। एसेट खरीदी, धीरे धीरे डेप्रिसिएट कर रहे हो तो कम भी हो रही है। अब माल खरीदा, एसेट बढ़ी, माल बेचा, एसेट कम हो गई, तो ये चलता रहता है। कैश या बैंक बैलेंस में पैसा आया, वापस गया, तो ये आना जाना इनका लगा रहता है। याद रखिएगा, लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी बिजनेस में, आपको उसको क्रेडिट करना है। नियम याद कर लेना। लाइबिलिटी जब भी कम होगी, हमें अपनी बुक्स में उसे डेबिट करना है। ऑलराइट, एसेट जब भी बढ़ेगी, उसको आप डेबिट करोगे अपनी बुक्स में। और एसेट जब भी कम होगी, उसे आप अपनी बुक्स में क्रेडिट करोगे। और मैंने जो बढ़ने बढ़ने वाली पिक्चर बताई है आपको,
कि भाई एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट करो, लाइबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट करो, इनकम बढ़ने पर क्रेडिट करो और एसेट बढ़ने पर डेबिट करो। नॉर्मल बैलेंस इन सब के यही होते हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि नॉर्मल बैलेंस बताओ इनके, तो एसेट का नॉर्मल बैलेंस, एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। इनकम का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। कैपिटल और लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ये नॉर्मल बैलेंस होते हैं। कभी भी ट्रायल बैलेंस में जब आप अकाउंट्स और उनके बैलेंसेस देखोगे तो आपको 99% ये इस तरह के अकाउंट ऐसा ही बैलेंस रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलराइट, एक और चीज बताता हूं मैं आपको यहाँ पर कि आपको मैंने ये दो अलग अलग तरीके से अलग अलग साइड में लिखे हुए हैं ये अकाउंट, ठीक है? कि भाई मैंने इनकम और एक्सपेंस को अलग लिखा है और असेट और लाइबिलिटी को अलग लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाते में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें जाके डालने होते हैं। तो बिजनेस की कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाते हैं? ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। और जो लाइबिलिटी और एसेट के जो अकाउंट होते हैं वो हम कहाँ ले जाते हैं? बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि मैंने क्यों इनको अलग अलग किया है, क्यों मैंने इनको जोड़े में डाला है। इसलिए डाला है क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अलग जगह दिखते हैं। यू विल नेवर फाइंड एनी एक्सपेंसेस और इनकम अंडर द बैलेंस शीट, whereas you will never find any asset or liability under trading और पीएनएल अकाउंट। इनका अपना अपना जगह है, ये वहीं जाकर नजर आएंगे आप। ऑलराइट, तो चलिए हम एक एक चीज के ऊपर यहाँ पर थोड़ी चर्चा करते हैं। और अभी अभी मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि भाई ये पिक्चर बन सकती है कि भाई कभी खर्चे ज्यादा हैं, कभी इनकम कम हो, कभी इनकम ज्यादा हो, खर्चे कम हो। लेकिन ऐसी कभी पिक्चर नहीं बनेगी कि एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है। ये हमेशा इनका एक अकाउंटिंग इक्वेशन रूल चलता है कि बिजनेस में आपके पास जितनी एसेट्स होती है उतनी ही आपके पास क्या होती है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। ये ही पिक्चर बनेगी ऑलवेज, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अर्लियर हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, एसेट इक्वल टू टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस टोटल कैपिटल। ऑलराइट, अच्छा कुछ फॉर्मूले हैं जो भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जैसे एक फॉर्मूला है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। वहीं अगर आपको लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल, तो लाइबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है? और वहीं अगर आपको कैपिटल फाइंड आउट करनी हो, पूंजी, कैपिटल मतलब पूंजी, तो आप अपनी एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे तो आपको कैपिटल आ जाएगी, याद रखिएगा। ये सब फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा, ठीक है? और अगर आपको कुछ फॉर्मूले में और बताता हूं आपको, अगर आपको अपनी टोटल एसेट निकालनी हो कि भाई आपके पास टोटल एसेट कितनी है और सिर्फ आपको एसेट साइड देखकर टोटल एसेट निकालनी है, तो याद रखिएगा आप अपनी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसमें आप अपनी करंट एसेट को जोड़िए, उसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को जोड़िए, उसमें आप अपनी लोन्स एंड एडवांसेस को जोड़िए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को कोई एडवांस दिया, लोन दिया, उसको जोड़िए। और आप उसमें से अपनी मिसलिनियस एक्सपेंडिचर को माइनस करिए। आपकी टोटल एसेट आपको पता चल जाएगी कि आपके पास कितनी टोटल एसेट है। ये आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, आप नोट डाउन जरूर करिएगा इसको। ऑलराइट, तो आपको अपनी टोटल एसेट का पता चल जाएगा। आपको अगर बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का पता करना हो कि भाई आपके बिजनेस में चालू पूंजी कितनी है, वर्किंग कैपिटल को कहते हैं चालू पूंजी, तो कभी भी ध्यान देना वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करना हो तो वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका होता है कि आप अपने बिजनेस की जो टोटल करंट एसेट है उसमें से अपनी करंट लाइबिलिटी को माइनस करिए, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अगर आपको अपने बिजनेस की नेट सेल्स पता करनी हो कि भाई मैंने अपनी बिजनेस में कितनी नेट सेल की है,
तो हमेशा ध्यान देना, जो भी आपने टोटल सेल की होगी, जिसे टोटल सेल को कहते हैं ग्रॉस सेल्स, उसमें से आप सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए, नेट सेल्स आ जाएगी। आपने जैसे मान लो 1 करोड़ रुपए की सेल की, उसमें से 20 लाख रुपए की रिटर्न हुआ माल, तो आप उसको माइनस कर दो, नेट सेल आ जाएगी कितनी? 80 लाख रुपए की। उसी तरह से अगर आप नेट परचेज निकालना चाहते हो कि आपने नेट परचेज कितने की, आपको इसे फाइंड आउट करना है। These are some very very important terms, or you can say formula that is related to your balance sheet, that is related to your financial statement, that is related to your trading account, that is related to your P&L अकाउंट एंड डे टू डे लाइफ में आपको इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि नेट परचेज निकालनी हो हमें, तो हमें क्या करना होगा, हमारी हमारी टोटल जितनी भी परचेज रही होगी, ग्रॉस परचेज, उसमें से हम अपनी परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे, तो हमारी नेट परचेज आ जाएगी। उसी तरह से अगर मुझे अपनी नकद सेल निकालनी हो, कैश सेल, कि भाई मैंने कितना प्रोडक्ट अपना कैश में या बैंक के माध्यम से बेचा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना जो टोटल सेल होगा उसमें से क्रेडिट सेल को माइनस करोगे तो आपकी कैश सेल आ जाएगी। उधार में कितना सेल किया वो माइनस करोगे, कैश सेल आ जाएगी। ऑलराइट, टोटल सेल माइनस क्रेडिट सेल। आपको अगर अपना एवरेज स्टॉक निकालना है कि भाई आपके पास एवरेजन कितना स्टॉक रहता है, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक निकालना है, तो आपको अपना ओपनिंग स्टॉक में अपना क्लोजिंग स्टॉक दोनों को जोड़ना है। किसी भी पीरियड का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ना और डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो आपके पास आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी कि आपके पास एवरेज स्टॉक कितना एनी टाइम रहता है उस टाइम में, जिस टाइम का आप ये देख रहे हो बेसिकली। ओके, अगर आपको अपना नेट प्रॉफिट निकालना है कि भैया मेरे को नेट प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालूं, तो याद रखिएगा आपको क्या करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, याद रखिएगा, जो भी आपकी बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें अदर इनकम को जोड़ दोगे, इनडायरेक्ट इनकम जिसको हम कहते हैं उसको हम जोड़ देंगे, और नॉन ऑपरेटिंग अदर इनकम को हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कहेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप माइनस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो ये आपको किस तरह से नेट प्रॉफिट निकालना है वो मैंने बताया है। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है बिजनेस का, तो आप कैसे निकालोगे, तो देखिए इसके अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपके बिजनेस की जो नेट सेल्स हैं उसमें से अगर आप बिजनेस की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दोगे, COGS को, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है अथवा में कि आप अपना जो, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो आप अपनी नेट सेल्स में अपना क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दीजिए और उसमें से आप माइनस कर दीजिए अपना ओपनिंग स्टॉक, अपनी नेट परचेज और अपने ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप माइनस करिए, आपका GP नजर आ जाएगा। फॉर्मूला में हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ रहे हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके काम करेंगे। ऑलराइट, दीज आर सम फॉर्मूलाज जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं आपके सामने। अच्छा, एक और चीज बताता हूं कि कभी भी ध्यान देना, आपकी जो किसी भी एसेट की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ एसेट में से अगर उस एसेट की के ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दो, तो आपको उस एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू पता चल जाती है, WDV पता चल जाती है। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? WDV। और
रिटर्न डाउन वैल्यू जो आई एसेट की, अगले फाइनेंशियल ईयर में आप उस एसेट पर इस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो WDV ऑफ एसेट निकालना हो तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं। मान लो मेरे पास 2 लाख रुपए की कोई एसेट है, मशीन है, और मैंने उस पर 15% यानी 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, तो उस मशीन की पहले साल के एंड में WDV कितनी हो जाएगी? 1,70,000। अगले साल 1,70,000 का 15% डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लगेगा। तो WDV वो प्राइस होती है जो डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद आती। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन का ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिए। ऑलराइट, एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा आज की इस क्लास में, वो है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। बेसिकली क्या होता है, बिजनेस के जो मैक्सिमम लेन देन होते हैं वो लेन देन हम कैश और बैंक से करते हैं। आज की तारीख में तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लग गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर आपको कुछ एडवांटेज भी देती है। 44AD 44ADA के अंदर 44AE में जहाँ आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पर जो टैक्सेबल इनकम दिखानी होती है वो बहुत कम दिखानी होती है। तो जो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारे बिजनेस में जो हम लेन देन करते हैं, मैक्सिमम लेन देन हम जो पेमेंट और रिसिप्ट करते हैं वो कैश या बैंक से करते हैं। लेकिन जब किसी ट्रांजैक्शन में ये दोनों आपस में कॉन्ट्रास्ट हो, टकराएं, जब किसी ट्रांजैक्शन में दोनों आपस में क्या हो, आपस में टकराएं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कुछ एंट्री लिख रहा हूँ। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, दूसरी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तीसरी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर बैंक टू बैंक कैसे हो सकती है? अगर अलग अलग बैंक है, आप इंटर बैंक ट्रांसफर कर रहे हो तो हो सकती है। तो आप समझिए, ये मैंने 3 एंट्रियां लिखी है, तीनों एंट्रियां कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जांपल है। वाई ऑल 3 आर कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रा? बिकॉज आप देखिए जो पहली एंट्री है उसमें क्या हो रहा है, कैश आपके बिजनेस में आ रहा है बैंक से निकलकर, यानी इसे हम कहते हैं कैश विड्रॉल। ये विड्रॉल की एंट्री है। बैंक से जब आप पैसा निकालते हो किसी को पेमेंट करने के लिए तो आप ये एंट्री करते हो, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। दूसरी एंट्री में बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो इसे कहते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। और तीसरी एंट्री में एक अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, दूसरे से निकल रहा है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कहते हैं इसको। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, इंटर बैंक ट्रांसफर भी कह सकते हो आप इसको। तो ये एंट्रियां कॉन्ट्रा एंट्रियां कहलाती है, जहां पर आपकी एक एसेट कम हो रही है, दूसरी एसेट बढ़ रही है। और देखिए मैंने ये क्यों आपको बताया, क्योंकि कभी भी ध्यान देना आप, जब आप कोई एंट्रियां करोगे या किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे बात करोगे तो आपको दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने दिमाग में रखने हैं। कौन से दोनों? ट्रेडिंग एंड पीएनएल, कि भाई ट्रेडिंग एंड पीएनएल में ये कहाँ जाएगा, और बैलेंस शीट, दोनों को ध्यान में रखना है। अब मैंने यहाँ जो कॉन्ट्रा एंट्रियां लिखी है जितनी भी, इसका जो प्रभाव है वो बैलेंस शीट में ही आपका एसेट में आएगा। याद रखिएगा, बैलेंस शीट की ये वाली साइड एसेट साइड कहलाती है, ये वाली साइड। तो याद रखिएगा, ऊपर बताई गई तीनों एंट्रियों का ट्रेडिंग पीएनएल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों इफेक्ट कहाँ आएंगे? दोनों एसेट एसेट साइड में आएंगे। एक एसेट आपकी बढ़ेगी, एक एसेट आपकी घटेगी। कैश या तो आपका बढ़ेगा और बैंक बैलेंस घटेगा, या बैंक बैलेंस बढ़ेगा कैश घटेगा। यानी इसके दोनों प्रभाव, इफेक्ट 1 और इफेक्ट 2 कहाँ नजर आएगा आपको? बैलेंस शीट में नजर आएगा। तो कभी भी ध्यान देना, खाली एंट्री बना लेना ही सब कुछ नहीं है। मेरे को ये भी आना चाहिए कि भैया उस एंट्री में जो 2 अकाउंट आ रहे हैं वो अकाउंट मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहाँ कहाँ जाके क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। आई हैव टू नो दैट।
सो मेनी यूट्यूबर सब्सक्राइबर मेरे वीडियो पर कमेंट करते हैं कि सर आप बैलेंस शीट बनाना सिखाइए, ये तरीका है बैलेंस शीट बनाने का, ये तरीका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। पहले आपको ये पिक्चर अच्छी होनी चाहिए कि ट्रांजेक्शन को पढ़ो, एंट्री बनाओ, एंट्री बनाने के बाद उस एंट्री में आने वाले अकाउंट किधर जाएंगे, क्या होंगे, ये आना चाहिए। समझ रहे हैं? सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये आप सब लोग नोट्स लिख दीजिएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।